हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो है ना सब्जेक्ट है भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय प्रबंधन, यानी कि ये हमारा यूनिट 4 है। सरप्राइज मत करिएगा क्योंकि अभी यूनिट 3 में बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बार बार कह रहा हूँ पिछले कुछ वीडियो से कि JNCU जो उनके स्टूडेंट हैं उन सबका परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुका है, 8 जुलाई का है। तो उनका कहना था कि सर यूनिट 4 में हमारा पर्यावरणीय प्रबंधन यानी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को पढ़ा देने के लिए तो थोड़ा सा उनकी भी भलाई कर दी जाए और महात्मा गांधी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो घबराए ना, क्योंकि उनका अपने समय पर पूरा हो जाएगा। जितने भी टॉपिक मैंने छोड़ा है उसको फिर से पूरा कर दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि क्या है हमारा पर्यावरणीय प्रबंधन। ये आपके भी सिलेबस में है तो आप इसको भी पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। लिखा है कि पर्यावरणीय प्रबंधन की अवधारणा यानी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। सबसे पहले समझेंगे कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। ठीक, तो मैनेजमेंट का मतलब सबसे पहले इससे बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट मीन्स किसी भी बॉडीज को रेगुलेट करना, किसी इंस्टीट्यूट हो गया, इवन आपका घर हो गया, ऑफिस हो गया, जिसको रेगुलेट करना है, एक प्रॉपर वे में चलाने को क्या बोलते हैं, हमारा प्रबंध बोलते हैं यानी मैनेजमेंट बोलते हैं। तो अब इसको पर्यावरण में मैनेजमेंट क्यों आया। मैनेजमेंट अधिकतर इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा एक बैलेंस बना रहे। और जैसा कि 2-3 पहले वीडियो से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ कि हमारा पर्यावरण क्या है कि इस समय डिसबैलेंस हो गया है, तो अब उसको मैनेज करने के लिए हमें उसके प्रबंधन की जरूरत पड़ गई, इसीलिए हमारा आया है पर्यावरणीय प्रबंधन। ठीक, अब पर्यावरणीय प्रबंधन का कॉन्सेप्ट जो है वो इन 3 पॉइंट पर निकल कर आता है कि क्यों जरूरी है हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। देखिए, मानव के अनुचित कार्यों व गतिविधियों पर नियंत्रण, इसका कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि कंट्रोल ऑन अनएथिकल डीड्स एंड एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बिल्कुल बुरी तरीके से मानव जो है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए हमारे पर्यावरण प्रबंधन का कॉन्सेप्ट आया है ताकि मानव के अनुचित कार्यों व गतिविधियों पर नियंत्रण कर सके। जो भी मानव अनुचित कार्य कर रहा है और जो भी गतिविधि कर रहा है उस पर नियंत्रण ला सके, नियंत्रण किया जाएगा तभी हमारा इन्वायरमेंट बच सकेगा। अभी रिसेंटली जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने 1 जुलाई से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको पूर्ण तरीके से इस बार एकदम दृढ़ निश्चय कर ली है कि पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। ऐसे कई बार प्रयास कर चुकी है तो बंद नहीं हुआ है, लेकिन इस बार पूरा डिटरमाइंड है कि बंद कर दी जाएगा। तो देखते हैं, आप लोग भी कोशिश करिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। देखिए ये सब क्या है, ये सब मैनेजमेंट है ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। ठीक, दूसरा है कि विकल्पों की खोज यानी सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, यानी जो भी यूज हो रहे हैं और जो भी समाप्त हो रही रिसोर्स, जैसे विद्युत का रिसोर्स क्या है, हमारे कोयले से मैक्सिमम विद्युत बनती है, बिजली बनती है, तो अब उसका विकल्प क्या हो सकता है, इसके तलाश के लिए भाई मैनेजमेंट किसी चीज़ का करते हैं। आपको मान लीजिए दे दिया गया स्कूल का मैनेजमेंट करना है तो आप सारी चीज़ों को एक तरफ से देखते रहते हैं कि कौन सी कमी कहाँ है और उसको सब मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप हाउस वाइफ होंगे तो घर का भी मैनेज करती होंगी कि घर को कैसे मैनेज करना है, जो भी अपना सब कुछ। ठीक, तो यही है कि विकल्पों की खोज यानी जो भी रिसोर्स खत्म हो रहे हैं उसके विकल्प के लिए क्या किया जाए। ठीक, अगला है कि प्रकृति के तत्वों का संरक्षण और परिरक्षण यानी कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका संरक्षण किया जा सके। क्या है, वायु, जल, मृदा, ये सब जो भी हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी नीड्स है, नेसेसरी एलिमेंट है हमारे इन्वायरमेंट का, इनका संरक्षण यानी कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन किया जा सके। इन्हीं सब से 3 पॉइंट से हमारी निकल के आ रही है कॉन्सेप्ट इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का निकल के आ रहा है। ठीक, उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं कि पर्यावरणीय प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ईएम। देखिए ईएम का मतलब है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक, लिखा है कि यह वह प्रक्रिया है
कौन? हमारा पर्यावरणीय प्रबंधन यानी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पर्यावरणीय स्वास्थ्य को नियंत्रित किया जा सके। देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य अब दे दिया गया, इसका क्या मतलब है? स्वास्थ्य का मतलब ये है कि पर्यावरण, भाई अब पर्यावरण को क्यों यहाँ पर दिया है? अब पर्यावरण के एक मनुष्य मान सकते हैं। हड़प्पा की खुदाई जब हुई थी वहाँ पर एक मूर्ति मिली थी, तो उसका नाम प्रकृति देवी रखा गया था कि प्रकृति देवी की मूर्ति मिली है। क्यों? क्योंकि उस मूर्ति में ऐसा दिखाया गया कि प्रकृति देवी के जो औरत थी उनके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, यानी उसको प्रकृति का माना गया। तो इसलिए हमारे मैनेजमेंट जरूरी है इसका। ये वह प्रक्रिया है ताकि जो पर्यावरण स्वास्थ्य यानी जो पर्यावरण का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, लोग दिन पर दिन आए मर रहे हैं, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण हो रहा है, यानी तमाम किस्म के जितने प्रदूषण मैंने बताया है सबको मान लीजिए हो रहा है। इससे प्रकृति का, हमारे इन्वायरमेंट का स्वास्थ्य, हेल्थ खराब हो रहा है, उसको नियंत्रित किया जा सके। ठीक, ये रहा अर्थ हमारे पर्यावरणीय प्रबंधन का। ओके, अब देखते हैं कि जॉली के अनुसार, यानी थोड़ा सा परिभाषा भी देख लेते हैं क्योंकि परिभाषा आपके एग्जाम में पूछता रहता है और आपके लिए भी जरूरी भी है। जॉली के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन प्राकृतिक और कृत्रिम संसाधनों को आवंटित करने की प्रक्रिया है ताकि स्थायी आधार पर न्यूनतम और अधिक से अधिक यदि संभव हो तो बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करने में पर्यावरण का इष्टतम उपयोग हो सके। इंग्लिश में समझते हैं क्या करा कि ईएम यानी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अलोकेटिंग नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रिसोर्सेज सो एज टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ इन्वायरमेंटल सेटिस्फाइंग बेसिक ह्यूमन। इसका कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण प्रबंधन से हमारा तात्पर्य ये है कि प्राकृतिक और जो हमारे कृत्रिम संसाधन है उसका एक बराबर एक बैलेंस वे में प्रोवाइड किया जा सके। किसको? मनुष्य को। यानी कोई एक रेगुलेटिंग बॉडी हो या फिर कोई भी जो भी संस्था, जैसे ऐसे तो यूनियनों को माना जाता है हमारे, तो वही कम से कम अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि जो भी पर्यावरण को जो भी रिसोर्स हैं उसको हर एक जगह से किसको कितना देना है इस प्रकार से मापा जाए। जैसे होता है कि आपको इतना दिया जाएगा, इनको इतना दिया जाएगा, जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको ज़्यादा दिया जाएगा। मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे राशन हमारे बढ़ता है, फ्री का राशन बढ़ता है, सरकार जो देती है, उसमें क्या होता है कि जो रेड कार्ड वाले या लाल कार्ड वाले होते हैं उनको ज़्यादा राशन मिलता है। लाल कार्ड मतलब उनका मतलब गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। पीला कार्ड, सफ़ेद कार्ड वाले गरीबी रेखा पर होते हैं, ठीक, तो उनको थोड़ा सा कम दिया जाता है। तो इसी तरह आप मान सकते हैं कि बोल रहा है कि उस संसाधनों, जो भी संसाधन रिसोर्सेस है, उसका स्थायी आधार पर न्यूनतम या अधिक से अधिक यदि संभव हो तो बुनियादी, देखा अभी यदि संभव हो तो, ठीक, बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करने में पर्यावरण का इष्टतम उपयोग है। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जल्दी से चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या है इसकी विशेषताएं। हम देखते हैं कि हमारे पर्यावरणीय प्रबंधन की क्या है विशेषता, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। पहला दिया गया है कि सतत विकास का समर्थन करता है। पहली इसकी विशेषता ये है, जो हमारे इन्वायरमेंट मैनेजमेंट है इसकी पहली विशेषता है कि ये सतत विकास का समर्थन करना है। सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि हमारे प्रेजेंट को लेकर आने वाली पीढ़ियों को, नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उनके लिए संसाधनों का उचित उपयोग। ठीक, सतत विकास का मतलब ये होता है, सतत विकास। ठीक, अगला है कि इसका संबंध प्रकृति के उस क्षेत्र से है जो मनुष्य को प्रभावित करते हैं। अब कोई पूछ देगा कि भाई इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का क्या मतलब है, इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता ये है कि ये उस क्षेत्र से संबंधित है जहाँ मनुष्य जो है अपना काम करके चला आया है। काम करके चले आए मतलब उसको प्रभावित करके चला आया है। भाई आप ऐसे ही बताइए कि अगर आप बॉस हैं, अपने कंपनी के बॉस हैं, तो आप उस क्षेत्र को क्यों जाकर कोई भी आदेश देंगे, वो वर्क करेंगे जो प्रॉपर चल रहा है, जो प्रॉपर चल रहा है उसको क्यों ही डिस्टर्ब करेंगे। अब उस चीज़ को डिस्टर्ब करेंगे या फिर बोलेंगे, डांटेंगे या फिर उसमें सुधार लाएंगे जहाँ पर देख रहे हैं कि उसकी गुणवत्ता कम हो रही है, उसका परफॉर्मेंस कम हो रहा है।
आप यही करेंगे। सेम यही है कि यह उन चीज़ों पर या प्रकृति के उन क्षेत्र पर होता है जहाँ मनुष्य जो है वो प्रभावित किया है। जल है, वायु है, अब ऐसे कोई तो क्षेत्र बचा भी तो नहीं है कि जहाँ मनुष्य पहुँचा नहीं है प्रकृति के लिए। ठीक, अगला है कि इसमें शामिल होने वाला समय, इसकी विशेषता एक और है कि इसमें लगने वाला समय क्या है, वो अक्सर लंबा होता है एवं पर्यावरण की चिंता स्थानीय से लेकर वैश्विक तक होती है। इसका क्या मतलब है, यानी पर्यावरण की चिंता स्थानीय से लेकर वैश्विक होती है और लगने वाला समय क्या होता है कि लंबा होता है। इसका मतलब ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास जो होता है या फिर जो हमारे पर्यावरण मैनेजमेंट होता है ये बहुत ही लंबा चलता है। जैसे कि जो हमारा 2015 में एक हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा चलाया गया था। ठीक, उसमें क्या है कि हमारे प्रेजेंट को लेते हुए जितने भी संसाधन यूज होते हैं और आने वाली पीढ़ियों के हिसाब से उसको बनाते हुए यानी एक मैनेज करते हुए 17 गोल को माना गया था, जो कि 2015 से 2030 तक के लिए था। देख रहे हैं इतना लंबा एक गोल रखा गया था कि 2015 से 2020 के बीच जो 17 जो हमारे गोल हैं, ये 17 एक विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं जिसमें से जो पर्यावरण को नुकसान इन 17 गोल्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। इक्विटी है, अच्छी शिक्षा है और अच्छा पानी है, ठीक है, यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। तो यही बोल रहा है कि इसमें लगने वाला समय क्या होता है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें लगने वाला समय अक्सर लंबा होता है। देखिए 15 साल का इतना लंबा है और पर्यावरण की चिंता स्थानीय से लेकर वैश्विक तक होती है, यानी कि जो स्थानीय भी हो सकती है और वैश्विक भी हो सकती है। जैसे कि यह है वैश्विक, UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो हमारे सस्टेनेबल SDG, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, SDG को बनाया गया है। ये क्या है, ये वैश्विक स्तर पर है। स्थानीय स्तर पर कैसा होगा, स्थानीय स्तर पर जैसे इस समय चल रहा है कि हमारे प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना होगा, या कि स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है ये हो सकता है, और गंगा एक्शन प्लान है ये हो सकता है। ये क्या है, ये स्थानीय तौर पर है। वैश्विक तौर पर ये है, इसमें क्योंकि ये भाई एक वर्ल्ड वाइड स्ट्रेटजी है जो कि पूरे विश्व के लेकर चल रही है, तो यही बोल रहा है कि पर्यावरण की चिंता स्थानीय से लेकर वैश्विक होती है। इसकी विशेषता ये है। ठीक, अगला है कि एक साथ समस्याओं की, इसकी विशेषता है कि एक साथ समस्याओं की पहचान और उपाय करने में सहायक है। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट का मतलब ये है कि इसमें समस्याओं की पहचान के साथ साथ उसका उपाय भी इसमें दिया जाता है कि भाई किस प्रकार से, किन किन तरीक़ों से हम अपने पर्यावरण को यानी इन्वायरमेंट को सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। ठीक, ये रही बात हमारी पर्यावरणीय सब प्रबंधन का विशेषता के बारे में। अब हम देखते हैं कि पर्यावरणीय प्रबंधन की क्या है उद्देश्य। भाई उद्देश्य क्या क्या इसका माना गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। लिखा है कि मानवीय गतिविधियों को कम करना। इसका उद्देश्य है कि जो मानवीय गतिविधि है उसको कम करना, जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता को क्षति न पहुँचे। उद्देश्य यह है कि जो इस समय मनुष्य जो है वो अंधाधुंध आंख पर पट्टी बांधे हुए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी जो गतिविधि एक्टिविटी कर रहा है उसको तो पहले कंट्रोल किया जाए, और ताकि जो पर्यावरण की गुणवत्ता को सुधारा जा सके और उसको क्षति न पहुंचे। आपको पता ही है कि आया है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जिसमें हमारा महान भारत 180 स्थान पर है, और आश्चर्य सबसे बढ़िया ये है कि टोटल 180 देश है। ये पूरा एकदम फुल मार्क पाया है, यानी आखिरी पायदान पर है ये। तो यही बोला जा रहा है कि मानवीय गतिविधि को कम करना, जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता को क्षति न पहुँचे। ठीक, अगला है कि अगला उद्देश्य है कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। इसका उद्देश्य ये है कि पर्यावरण प्रदूषण को भाई कम किया जा सके। इसके लिए भी मैनेजमेंट किया जाता है। कोई भी मैनेजमेंट होता है वो जहाँ कमी होती है उसको सुधारने के लिए होता है। तो पर्यावरण तो भाई बहुत ही इस समय क्रिटिकल रूप ले चुका है, तो उसको सुधारना बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। अगला है कि भावी पीढ़ी हेतु पर्यावरण संरक्षण तथा उनका उचित उपयोग। जो भी हम रिसोर्स यूज करते हैं उसको हमारे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए सुरक्षित किया जा सके और उसका उचित उपयोग किया सके। भाई उचित उपयोग होगा तभी जाकर हमारे आने वाली जनरेशन के लिए ये उपयोग में ला जा सकता है। नहीं
तो आई एम डैम श्योर कि आने वाले समय में पानी की बहुत बड़ी किल्लत होने वाली है, क्योंकि लोग चेत नहीं रहे हैं और बहुत ही बेतहाशा, बहुत ही बुरी तरीके से पानी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और पर्यावरण जो हमारा वायु प्रदूषण उसका भी यही हाल है, ठीक। लेकिन फिर भी सरकार है और जो वर्ल्ड वाइड जो गवर्नमेंट है वो सब और कुछ जो संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर काम कर तो रही है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आप एनिवर्सरी मनाने के लिए आए स्टॉकहोम सम्मेलन का, 50वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए आए जो 1972 में हुआ था, फिर से आपको याद दिला दूँ, ठीक। स्टॉकहोम सम्मेलन उसका अब मनाने आए एनिवर्सरी की 50 साल पूरी हो गए। चलिए देखते हैं कि क्या निकल के आया रिपोर्ट। तो पता चला कि भाई साहब ये 3 गुना और बढ़ गया है। तो ये क्या ही करेगा हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, ठीक। तो इसका उद्देश्य ये है कि भावी पीढ़ी के पर्यावरण संरक्षण किया जा सके और उनका उचित उपयोग किया सके। भाई हम लोग आराम से उपयोग करेंगे तो पर्यावरण संरक्षित किया जा सकता है, ठीक। अगला है कि मानव व प्रकृति के बीच एक स्वस्थ संवेदनशील समायोजन स्थापित करना। यानी मानव जो है वो प्रकृति को कुछ समझ नहीं रहा है और बहुत ही बुरी तरीके से उसका शोषण कर रहा है, लेकिन उनको पता नहीं कि जब प्रकृति जब लौटाती है तो बहुत ही बुरी तरीके से करती है। इस समय असम में बाढ़ आए हुए हैं, जिसमें पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहाँ के लोग बहुत ही परेशानी में हैं। यानी अगर प्रकृति जब पलटवार करती है तो बहुत ही बुरा होता है। कोरोना में 2 साल लोग जेल में बंद हो गए, यानी एक कैद होकर रह गए। अन्य जो सारी जो प्रकृति जो कार्य करती है, ज्वालामुखी हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा भी कर देगी, कहीं पानी नहीं बरसा तब तो लोग मरने पर आ गए ना। तो इसका मतलब ये है कि इसका उद्देश्य ये मान्यता मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो मानव और प्रकृति के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाए सके, ठीक। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशनशिप मान सकते, ठीक है। मानव समाज को सामाजिक और आर्थिक विकास को उन्नत बनाना। इसका क्या मतलब है भाई, पर्यावरण का उद्देश्य एक ये है ताकि मानव समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास को उन्नत बना सकना। पर्यावरण प्रबंधन के द्वारा जब हमारे पर्यावरण जब उचित होगा, यानी एक न्यूट्रल वे में होगा, तब इससे क्या होगा, मानव का सामाजिक विकास होगा और आर्थिक विकास होगा। नहीं क्षरण हो रहा है, मृदा क्षरण हो रहा है, तो इससे क्या होगा, जो खेती योग्य भूमि है वो तो कम हो रहा है, फिर उससे क्या होगा, डेवलपमेंट कम होगा, उससे उत्पादकता कम होगी, तो उससे मांग होगा। तो फिर जब ध्यान वहाँ जाएगा उस तरफ, तो देश क्या ही आगे बढ़ेगा, ठीक, और समाज क्या ही आगे बढ़ेगा। इसीलिए ये बोला गया है कि समाज के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए ये जरूरी है, ठीक। आप लोग जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है इसका प्रभाव। हम देखते हैं कि हमारे पर्यावरणीय प्रबंधन से क्या प्रभाव पड़ा है, यानी जो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं या फिर बताए हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ा है, ठीक। इसका हम देखते हैं। देखिए लिखा है कि पर्यावरण प्रबंधन का कार्य ऐसे तरीके से बताना है, ऐसे तरीकों को बताना है जिसके माध्यम से ऐसे उत्पादों का निर्माण करना जिससे कम प्रदूषण हो सके। यानी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक, ये हो गई बात। अब इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का क्या है, ठीक, इसको देखते हैं कि ऐसे तरीकों को बताना जिससे ऐसे उत्पादों का निर्माण किया जिससे कम प्रदूषण हो सके। यानी भाई मैनेजमेंट किस प्रकार से आप करते हैं, कोई भी अगर चीज़ गड़बड़ हो गई और किसी चीज़ का एस्टिमेट अच्छे से नहीं बैठ रहा है, तो क्या बोला जाएगा, आप थोड़ा सा अनुभवी एक्सपीरियंस है तो बोला कि यार थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा मैनेज कर लो, पता है ना कि मैनेज कर लीजिए, गड़बड़ हो गया है काम, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि अब क्या होगा कि मान लीजिए कि घर में शादी है, ठीक, घर में शादी है और ज़्यादा खर्चा बैठ रहा है, तो बोलते हैं कि एस्टिमेट नहीं बैठ रहा है और मैनेजमेंट गड़बड़ा रहा है, ठीक है, मैनेजमेंट गड़बड़ हो रहा है। तो अब क्या करेंगे कि कुछ जो कॉस्टली चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, जो ज़्यादा देर हैं, जो ज़्यादा चीज़ें अब उसमें शामिल कर रहे हैं उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। इससे क्या होगा कि पूरा बैलेंस भी बन कर रह जाएगा। तो यही बोल रहा है कि ऐसे उत्पादों का निर्माण करना जिससे कम प्रदूषण हो सके, ठीक है। हम उस प्रकार या उन उत्पादों का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे अधिक मात्रा में उपयोग होता है, प्रदूषण होता है। जैसे हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक, हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, हम कागज़ वाले थैले का उपयोग करेंगे, हम जूट वाले थैले का उपयोग करेंगे। तो सरकार इस पर्यावरणीय मैनेजमेंट यानी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के द्वारा इसी बेस पर मानकर जो इस समय जो लागू की है कि भाई सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। जब बैन ही हो जाएगा
तो ऑब्वियसली लोग भी जब लोगों के पास पहुँचेगा नहीं तो लोग यूज कहाँ से करेंगे। आप लोगों के पास पहुँचाइए, कागज़ वाले थैले पहुँचाइए, जूट वाले थैले पहुँचाइए, लोग यूज करेंगे। ठीक, उम्मीद है वो बात समझ में आई हो कि ऐसे उत्पाद का निर्माण करना जिससे कम प्रदूषण हो सके। अगला है कि पर्यावरणीय प्रबंधन से भविष्य हेतु पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न तकनीकों का निर्माण करना। यानी पर्यावरण मैनेजमेंट का प्रभाव ये पड़ रहा है कि हम उन तकनीकों का प्रयोग, उन तकनीकों का निर्माण कर रहे हैं जिससे हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। ठीक, ये प्रभाव पड़ रहा है, क्या मैनेजमेंट का प्रभाव पड़ रहा है कि लोग इस प्रकार से काम कर रहे हैं ताकि भविष्य पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और विभिन्न प्रकार के तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई प्रकार के टेक्निक से भाई किस प्रकार से मैं कौन सी टेक्निक लगाऊं ताकि मैं जो एयर पोल्यूशन है उसको कम कर सकूं। दिल्ली में आपको पता होगा या फिर नहीं जानते हो तो बता दूं कि क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, ट्रांसपोर्ट से बहुत ज़्यादा धूल होता है। तो क्या होता है कि जो रोड के अगल बगल के जो होते हैं पेड़ होते हैं उस पर क्या होता है कि जाके बैठ जाती है, धूल बैठ जाती है। तो उससे क्या करते हैं वो जो अपना श्वसन क्रिया अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो दिल्ली सरकार क्या तकनीक निकाली कि वो क्या करती है कि फायर ब्रिगेड वाली जो गाड़ियाँ होती हैं सेम वैसे ही गाड़ियाँ क्या जाती हैं उस पर जो पानी की पतली हुई फुहार मारती है। उससे क्या होता है कि जो उसमें के धूल जो होते हैं पेड़ पर का वो ख़त्म हो जाते हैं और पेड़ अपने फिर से अपने हिसाब से वो लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। ठीक, तो ये है क्या, ये तो भाई टेक्निक ही है, ये भी तो पेट टेक्निक ही है। और क्या कि एयर प्योरीफायर लगा चुकी है बहुत बड़ी बड़ी ताकि शुद्ध हवा दिया सके। तो ये क्या है, मैनेजमेंट ही तो कर रही है। ठीक, अगला है हमारा कि प्रदूषण के रोकथाम करके प्रदूषण का यहाँ होगा प्रदूषण का रोकथाम करके या नियंत्रण करके रोका जा सकता है। पर्यावरण प्रबंधन को उत्पादन की प्रक्रिया परिवर्तन कर सके। ठीक, यानी पर्यावरण प्रबंधन क्या है कि उत्पादन की प्रक्रिया को परिवर्तन करके उचित गृह प्रबंधन करके और सामग्री प्रतिस्थापन के माध्यम से प्रदूषण कम करता है। हमारे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का प्रभाव ये पड़ रहा है कि लोग उत्पादन की प्रक्रिया में परिवर्तन कर रहे हैं, यानी उत्पादन की प्रक्रिया में परिवर्तन कर दे रहे हैं। जैसे कि भाई मुझे नई चीज़ नहीं चाहिए, लोग क्या करते हैं कि एक बार जो भाई बड़े लोग कुछ लोग जैसे होते हैं ना कि जो मैं यूज कर लिया उसको नहीं फिर करूँगा, मुझे नया चाहिए, तो क्या ज़रूरत है। तो वो उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग थोड़ा सा क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं ताकि नई चीज़ बना रहा हूँ उसमें फिर से उस चीज़ को लगाऊंगा, उससे बढ़िया है एक पुरानी चीज़ है बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर से यूज में आ जा रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है। और इससे हमारा पर्यावरण भी संतुलित रहता है और प्रदूषण भी कम होता है। ठीक, तो ये क्या है, ये सब मैनेजमेंट है। और उचित गृह प्रबंधन का क्या मतलब है, यानी आप एक घर में रह सकते हैं तो क्यों 75 जगह घर बनाना आपको। अब घर बनाना है इसका मतलब ऑब्वियसली पेड़ काटना पड़ेगा, कहीं ऐसी जगह ही लेंगे आप जहाँ और कभी न कभी पेड़ कोई ना कोई टकरा जाता है तो भाई पेड़ काटना पड़ जाएगा। और उचित गृह प्रबंधन के और अन्य तरह से ले सकते हैं कि लोग जो यूज करते हैं एसी फ्रिज का जो बेतहाशा यूज करते हैं तो उसका थोड़ा सा प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट करिए कि अब घर से बाहर जा रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए, कोशिश करिए कम से कम यूज करें जब तक आप घर में, तभी तक एसी फ्रिज को चलाइए। ठीक, तो इन सब के द्वारा भी आप यानी उचित गृह प्रबंधन के द्वारा भी क्या होता है, इसका इफेक्ट ये पड़ रहा है कि उचित गृह प्रबंधन हो रहा है, लोग जो भी पढ़े लिखे लोग वो चेत रहे हैं इसके बारे में। ठीक, और क्या लिखा है कि सामग्री प्रतिस्थापन के माध्यम से प्रदूषण को कम करता है। वही सामग्री प्रतिस्थापन का मतलब होता है रिसाइकलिंग, रीयूज वाला सिस्टम यहाँ पर सबसे ज़्यादा लागू होगा कि सामग्री प्रतिस्थापन यानी रीयूज, फिर से किसी पुराने सामान को अब यूज कर सकते हैं ताकि नया सामान नहीं हो, न नया सामान बनेगा न प्रदूषण होगा। तो ये सब क्या है, हमारे इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के इफेक्ट या प्रभाव पड़ रहे हैं। देखिए इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अननेसेसरी चीज़ें दी हुई थी जिसको मैंने स्किप करते हुए सिर्फ मेन फोकस करते हुए टॉपिक को, पॉइंट को बताया हूँ। ठीक, आप भी इतना बस समझ लेंगे, इतना लिख देंगे, आपके एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट होगा। ठीक, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि यूनिट 4 में और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।